Hello everyone, welcome to NYTT, not your typical teacher. My name is Yogesh Lahankar. Let's get started. तो पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि फ्रांस के जो लोग थे, स्पेशली पेरिस के जो लोग थे, वो काफी चिढ़े हुए थे, जिसकी वजह से उन्होंने बैसिल नाम के एक फोर्ट्रेस प्रिजन को तहस नहस कर दिया था। तो मैंने आपसे ये भी बोला था कि अगर हम फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल पता चलेगा कि ये लोग इतने चिढ़े हुए क्यों थे। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर का, ये अब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैंने अलग अलग रंगों से यहाँ पे अंडरलाइनिंग करी है, तो ये एक्चुअली आपको अच्छी तरह से समझ में आए इसकी वजह से करी है। तो अगर कुछ रेड से अंडरलाइन है तो इसका मतलब यह है कि ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है। अगर येलो से अंडरलाइन है तो ये पूरा का पूरा अंडरलाइन सेक्शन इंपॉर्टेंट है एज अ 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन। और अगर ग्रीन से कुछ लिख के मैंने अंडरलाइन किया है तो ये एक्स्ट्रा नोट्स होंगे आपके लिए, जैसे कि यहाँ पे निकाले हैं, या फिर किसी चीज का एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, वैसे तो मैं इसमें चेंजेस नहीं करूंगा, लेकिन अगर इन फ्यूचर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं कलर स्कीम में तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या था उस लेट 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी में जिसकी वजह से लोग इतने चिढ़े हुए थे। तो 1774 में, मतलब स्टॉर्मिंग ऑफ बैसाइल जो होती है 1789 में होती है, उसके लगभग 15 साल पहले लुई 16 जो है वो फ्रांस के तख्त पे आ जाते हैं, राज तख्त जिसे बोलते हैं। अब 1774 लुई 16, ये काफी इंपॉर्टेंट ये है, ये एमसीक्यू के लिए आ सकते हैं आपको। ही यूज्ड टू बिलोंग टू बर्बन रॉयल डायनेस्टी। ठीक है, तो उनकी जो फैमिली थी, रॉयल फैमिली, उसका नाम था बर्बन। और ये सिर्फ 20 साल के होने पे एक्चुअली इस तख्त पे आए थे, और उनका विवाह जो था वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट के साथ हुआ था। ये यहाँ पे गौर फरमाइएगा, ये ऑस्ट्रियन है, ऑस्ट्रेलियन नहीं है। ऑस्ट्रिया नाम की एक छोटी सी नेशन है यूरोप में, तो वो वहां को बिलोंग करती थी, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। और उनके पत्नी का नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकता है, या फिर उनकी नेशनलिटी भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू फर्स्ट लाइन से ही, फर्स्ट 2-3 लाइन से ही बन जाते हैं। इसके आगे जो कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम किंग लुई 16 को जो फेस हो रहे थे ना, वो प्रॉब्लम यहाँ पे उन्होंने गिनाए हैं। तो जैसे ही वो अपने राजगद्दी पे आए तो उनको ये दिखा कि उनकी जो रॉयल ट्रेजरी है, उनका जो खजाना है, वो बिल्कुल खाली हो चुका है। इसके अलावा इन्होंने जो इतने सारे युद्ध करे हैं फ्रांस ने इतर अलग अलग देशों से, उसकी वजह से ही ये जो खजाना है वो लगभग खत्म होने को आया है। इसके अलावा उनको जो अपनी राजघराने की जो लाइफस्टाइल है वो मेंटेन करनी थी, और ये जो पैलेस एट वर्साई इन्होंने यहाँ पे बोला है वो भी काफी एक्स्ट्रावैगेंट था, मतलब उसको मेंटेन करने में भी काफी ज्यादा खर्चे आते थे। तो जस्ट टू मेंटेन द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ किंग, वो करने के लिए भी काफी खर्चे आ रहे थे। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से the entire French nation was under a huge debt was because under the guidance of Louis XVI, who was the king of France at that point of time, France had helped 13 American colonies to gain their independence. तो तब के जमाने में अमेरिका के ऊपर ब्रिटिशों का राज था, और जो अमेरिका की 13 कॉलोनीज थी वो ब्रिटिशों के खिलाफ अपने स्वतंत्रता की मतलब वो स्वतंत्रता का युद्ध कर रही थी। फ्रांस और ब्रिटेन में बिल्कुल पटती नहीं थी, तो अपने दुश्मन का दुश्मन तो अपना दोस्त होता है। तो इसी के चलते जो लुई 16 थे, किंग लुई 16, इन्होंने एक्चुअली 13 कॉलोनीज की हेल्प कर दी, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक खतरा फ्रांस के लिए बढ़ गया, और वो था इसकी वजह से 1 बिलियन लीवर की डेट जो है वो बढ़ गई। तो पहले से 1 बिलियन लीवर की जो डेट थी वो पहले से थी, और ये मदद के कारण 1 बिलियन लीवर की डेट और बढ़ गई, तो ये कुल मिला के बन गई 2 बिलियन लीवर। तो लीवर क्या है, वो करेंसी है, जैसे कि इंडिया की रुपी है, तो तब की करेंसी जो थी वो लीवर थी, जो 1794 में बंद करवा दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आई थी,
और वो ये थी कि जो लेंडर्स थे जिन्होंने पैसे दिए थे, उन्होंने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। तो आपने लिए तो थे पैसे प्रेफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था, लेकिन अचानक से जिन्होंने पैसे दिए थे वो लोग बोलने लगे कि नहीं भाई, अब हमें हमारा पैसा मतलब चाहिए, या फिर हमें थोड़ा डर लग रहा है कि आप हमारा पैसा वापस नहीं दोगे, जिसकी वजह से इन्होंने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के डायरेक्टली 10% कर दिया। ये काफी ज्यादा हो रहा है, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को अब ज्यादा पैसे इंटरेस्ट के तौर पे चुकाने पड़ रहे थे, ना कि प्रिंसिपल पेमेंट के तौर पे। ठीक है, और इस सब को छोड़ के एक और भी इंपॉर्टेंट रीजन है जिसको पैसे लगते हैं, और वो है राज्य का रोजमर्रा का कारोबार। अगर वो करना है, अगर आपको आर्मी मेंटेन करनी है, अगर आपको कोर्ट मेंटेन करना है, अगर आपको गवर्नमेंट ऑफिसेस चलाने हैं, यूनिवर्सिटीज और लाइब्रेरीज चलानी है, तो इस सब के लिए पैसे लगते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से किंग लुई 16 ने खुद को एक फाइनेंशियल डेप्थ में पाया जब वो फ्रांस के राजा बने, और उनके कुछ जैसे कि उन्होंने अमेरिका को वगैरह मदद की, उसकी वजह से ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो आगे बढ़ते चले गए। तो इसका उन्होंने एक उपाय ढूंढ के निकाला, और वो बोले कि अगर हमें इस फाइनेंशियल डेप्थ से या इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है तो मैं टैक्स बढ़ा देता हूं लोगों के ऊपर का। लेकिन यहीं पे उनसे गलती हो गई, क्योंकि तब की जो पूरी की पूरी जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो एक फ्यूडल सिस्टम के ऊपर बेस्ड थी, और इसको ओल्ड रिजाइम कहते थे। तो द सोसाइटी दैट एग्जिस्टेड इन फ्रांस, द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस दैट एग्जिस्टेड बिफोर 1789 इज कॉल्ड एज ओल्ड रिजाइम। और ये जो पूरी की पूरी सोसाइटी थी वो एस्टेट्स के ऊपर बेस्ड थी, जिसको फिगर 2 में समझाया गया है। ठीक है, तो ये जो टैक्स बढ़ाने जो किंग कह रहे थे वो क्यों ठीक नहीं था, ये अब हम समझने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए हम अप्रिशिएट करेंगे फिगर 2। तो फिगर 2 में इन्होंने जो फ्रांस की सोसाइटी थी जो एस्टेट्स के ऊपर बेस्ड थी, इसका वर्णन किया है। तो फर्स्ट एस्टेट में आते हैं क्लर्जी। तो क्लर्जी मतलब वो लोग जो डायरेक्टली चर्च या रिलीजन से एसोसिएटेड हैं। तो इसमें आएंगे फादर्स, या पादरी, कार्डिनल्स, बिशप्स, आर्क बिशप्स, एनीवन हु इज कनेक्टेड और रिलेटेड और एसोसिएटेड विथ चर्च और रिलीजन। सही है। इसके अलावा सेकेंड स्टेट भी थी, इसमें आते थी पूरी की पूरी नोबिलिटी, मतलब लॉर्ड्स, ओवरलॉर्ड्स, पूरे के पूरे शहजादे वगैरह टाइप लोग, ब्लू ब्लडेड रॉयल्टी एज वी कॉल इट। ये सारे के सारे ब्लू ब्लडेड नोबिलिटी के लोग इसमें आते थे। ठीक है, अब इन दोनों स्टेट्स का एक बहुत बड़ा प्रेरोगेटिव था, इनको एक बहुत बड़ी छूट दी गई थी, और ये छूट आप बिल्कुल सही समझे, टैक्स की थी। तो ये जो दोनों स्टेट्स थे, ये दोनों के दोनों किसी भी प्रकार का टैक्स स्टेट को या चर्च को भरते नहीं थे। इसके बिल्कुल अपोजिट थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो अलग अलग प्रकार के टैक्स ऑलरेडी भर रहे थे। लेकिन जब हम थर्ड स्टेट के बारे में बात करते हैं ना, तो ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेट की तरह नहीं है। थर्ड स्टेट का कॉम्पोजिशन जो है वो काफी डिफरेंट था, इसमें बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते थे। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट में लगभग एक ही प्रकार के लोग आते थे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट में आएंगे आपके लोग जो रिलीजन के साथ जुड़े हुए हैं, सेकेंड स्टेट में वो लोग आएंगे जो स्टेट के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन थर्ड स्टेट में काफी अलग अलग प्रकार के लोग आते थे। तो थर्ड स्टेट जो थी वो 3 स्तरों में या 3 स्ट्राटास में डिवाइडेड थी। इसमें जो सबसे ऊपर का स्ट्राटा जो था उसमें बड़े बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, या फिर कोर्ट ऑफिशियल्स, वकील, या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर, ऐसे लोग आते थे, और ये काफी अमीर भी हुआ करते थे। कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि इनकी जो अमीरी थी ये नोबिलिटी को शर्मा दे, इतने ज्यादा ये अमीर हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा जो सेकेंड स्ट्राटा में जो लोग आते थे वो थे पेजेंट्स एंड आर्टिजन्स। अब यहाँ पे ये जो पेजेंट्स है ना, इनकी खुद की लैंड तो हुआ करती थी लेकिन वो काफी छोटी हुआ करती, तो वो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे, मतलब जितना उनके खुद को फैमिली को लगता है उतना ही वो वहां पे प्रोड्यूस कर पाते थे, इतना छोटा लैंड उनके पास हुआ करता था, और उसी के ऊपर वो एग्रीकल्चर करके अपने दिन काट रहे थे। और जो आर्टिजन्स थे मतलब छोटे मोटे व्यापारी,
किसी ने कोई छोटा मोटा धंधा कर लिया, वो वाले लोग। इन सबसे इन सारों के नीचे आता था फ्रांस का वो तबका जिनके पास ना कोई लैंड था, ना कोई रिसोर्सेस थे और ना ही पैसा था। इनकी तादाद फ्रांस के समाज में सबसे ज्यादा थी और ये लोग थे वो जो थे छोटे मोटे पेजेंट्स जिनके पास खुद का लैंड हुआ नहीं करता था, तो वो किसी दूसरे के लैंड के ऊपर जाके एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे थे, या फिर लैंडलेस लेबरर्स जो मार्केट में या और कहीं लेबर प्रोवाइड करते हैं, मैनुअल लेबर के तौर पे काम करते हैं, या फिर सर्वेंट्स जो बड़े बड़े लोगों के घर पे जाके नौकरों का काम कर रहे थे। तो ऐसे लोग थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि फ्रांस में जो पूरा का पूरा लैंड अवेलेबल था ना, उसका 60% लैंड ये दो क्लास लेके बैठ गया था, जिसकी वजह से स्पेशली इस क्लास के लोगों को, थर्ड स्ट्राटा ऑफ द थर्ड एस्टेट को, इन क्लासेस के पास जाके उनका लैंड टिल करने की बारी आई। इनके पास जाके वो बोलते थे कि हमें काम दो, हमें लैंड दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी सिस्टम है ना, इसको बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम। एक्चुअली एक फ्यूडल सिस्टम एक इस प्रकार की इट्स अ टाइप ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये एक सामाजिक और राजकीय व्यवस्था है जिसमें जो लैंडलॉर्ड होते हैं या फिर जो ओवरलॉर्ड्स होते हैं वो लोगों को लैंड प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए। किसके मतलब इन एक्सचेंज ऑफ व्हाट? इन एक्सचेंज ऑफ देयर लॉयल्टी एंड सर्विस। ठीक है, तो ये जो लोग थे, छोटे छोटे तबके से आते हुए लोग जो जिनकी तादाद काफी बड़ी थी, वो स्पेशली नोबिलिटी के पास जाते थे और उनका लैंड वो टिल करते थे। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे हमें यह भी पता चलता है कि क्लर्जी और नोबिलिटी को टैक्स से पूरी तरह से एग्जेम्पशन था, तो वो किसी भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करते थे। और इसके अलावा जो सेकेंड स्टेट था नोबिलिटी में, उसको कुछ और भी प्रिविलेजेस थे। तो वो कौन से प्रिविलेजेस थे? राइट टू एक्सट्रैक्ट फ्यूडल ड्यूज फ्रॉम द पेजेंट्स। मतलब मैं आपका ओवरलॉर्ड हूं, आप पेजेंट हो, तो आप मुझे पैसा दो। देयर इज नो अदर रीजन व्हाटसोएवर बिकॉज ऑफ विच ही वुड आस्क मनी। लेकिन इसको बोलते हैं फ्यूडल ड्यूज। जस्ट बाय द फैक्ट दैट आई एम योर ओवरलॉर्ड एंड यू आर अ पेजेंट अंडर मी, यू विल हैव टू पे मी मनी। और तीसरा एक था, वो था राइट टू गेट सर्विसेज फ्रॉम पेजेंट्स एंड कॉमन पीपल। तो किस तरह की सर्विसेज? तो अपने घर में काम करवा लेना, या उनकी लोकल जो आर्मी थी उसमें उनको भर्ती करवा देना, या फिर कंस्ट्रक्शन मैनुअल लेबर के तौर पे उनसे काम करवा लेना। इस प्रकार के काम भी वो अपने इन लोगों से करवा लेते थे। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो सामाजिक व्यवस्था है वो कितनी इनइक्वालिटी के ऊपर बेस्ड थी। यहाँ पे इक्वालिटी तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम फिर से एक बार टैक्स की बात करें तो थर्ड एस्टेट से चर्च एक टैक्स लेता था जिसका नाम है टीथेस, जो कि 1/10 हुआ करता था टोटल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है टीथेस। और टेल नाम का एक डायरेक्ट टैक्स भी हुआ करता था जो स्टेट लेता था। देखिए टैक्सेस जो होते हैं ना वो एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है वो डायरेक्टली लिया जाता है से रिलीजियस अथॉरिटी या फिर स्टेट के द्वारा। तो टीथेस जो था वो रिलीजियस टैक्स था, वो डायरेक्टली पेजेंट से लिया जाता था। और टेल जो था ये एक इनडायरेक्ट टैक्स था, टेल जो था ये एक डायरेक्ट टैक्स था जो स्टेट लेता था। और इसके अलावा और भी काफी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको कहाँ लगते हैं? तो अगर आप टेल को अगर मॉडर्न भाषा मॉडर्न टैक्स के तौर पे देखें तो इनकम टैक्स जो है ना आज का मॉडर्न, तो वो टेल कहा जाएगा तब के फ्रांस का। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना वो हर एक उस चीज के ऊपर आपसे लिया जाता है, आज भी लिया जाता है, जो आप बाजार से खरीदते हो। ठीक है, तो जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स ही है जो आपको भरना पड़ता है आज के जमाने में। तो उसी प्रकार से बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे वो भी इन लोगों से लिए जाते थे। अगर आप रोजमर्रा की कोई भी चीज लाते हो, जैसे कि यहाँ पे दिया है सॉल्ट और टबैको, तो सॉल्ट का मतलब है नमक और टबैको का मतलब है तंबाकू। अगर आप ये भी अगर चीजें बाजार से लाते हो तो इसके ऊपर भी आपको काफी इनडायरेक्ट टैक्सेस देने पड़ते थे। तो इसकी वजह से आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से टैक्स का पूरा बर्डन जो था वो थर्ड एस्टेट के लोगों के ऊपर आया था। और उसमें भी इससे सबसे ज्यादा जो नाखुश होने वाले लोग थे वो शायद ये वाले थे, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास ना पैसा था ना कोई रिसोर्स था जिससे वो पैसा बना सके। और वो काफी डाउन ट्रोडन सिचुएशन में
फ्रांस सोसाइटी में, फ्रांसीसी सोसाइटी में रह रहे थे। तो यहाँ पे ये जो 4 टर्मिनोलॉजीज है, लिवर जो कि करेंसी हुआ करती थी फ्रांस की अंटिल 1794 के बाद इसको डिसकंटिन्यू करा गया। तो वो क्लर्जी, टीथे एंड टेल, इसके ऊपर 1 मार्क के एक एमसीक्यूज बन पाते हैं। ठीक है, लेक्चर खत्म करने से पहले हम इस पर्टिकुलर पेंटिंग को अप्रिशिएट करेंगे। तो ये जो है, ये इसका नाम है स्पाइडर एंड द फ्लाई। तो यहाँ पे ये जो नोबल दिखाया गया है ना, इसको स्पाइडर का नाम दिया गया है, और ये जो है ये फ्लाई है। तो ये जो है मकड़ी है, ये नोबल मकड़ी है, और ये जो है ये फ्लाई है। इसने बुने हुए जाल में ये मकड़ी आके फंस जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा है, द नोबलमैन इज द स्पाइडर एंड द पेजेंट इज द फ्लाई, द मोर द डेविल हैज द मोर ही वांट्स। तो आप अगर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से नोबलमैन बैठा है, काफी मतलब रॉयल्टी का एहसास हो रहा है। उसके पास एक मतलब बहुत ही खतरनाक लेकिन पालतू कुत्ता भी है, और उसने अपने सर के ऊपर ये काफी फैंसी टोपी भी पहन रखी है। और जिस प्रकार से वो एक उसके जो हाव भाव है, उससे ये पता तो चल ही जाता है कि ये नोबल इंसान है, मतलब काफी मतलब वेल टू डू घर से आता है। उसके एग्जैक्टली अपोजिट खड़ा है एक गरीब इंसान, जिसके एक हाथ में फलों की और सब्जी की टोकरी है, दूसरे हाथ में वो जो नोबेल को देना चाहता है वो पैसे हैं, और उसके जो चेहरे के हाव भाव है उससे बिल्कुल पता चल जाता है कि वो काफी थका हुआ है। और एक चीज अगर आपने नोटिस करी होगी, इसने टोपी इसके पास है तो सही, लेकिन इसने पहनी नहीं है, इसने अपने हाथ में पकड़ ली है। क्योंकि वो तब के यूरोपियन मैनर्स थे कि अगर आप किसी बड़े इंसान के आजू बाजू हो तो आप सिर के ऊपर टोपी नहीं पहनोगे। ठीक है, तो ये रिस्पेक्ट दिखाने का एक तरीका हुआ करता था, तो वो रिस्पेक्ट भी दिखा रहा है। ये पैसे भी दे रहा है, अपने इसमें उगाए हुए फल सब्जी वो सब भी दे रहा है। लेकिन जो नोबल है, इसका इसके ऊपर कुछ परिणाम नहीं हो रहा है कि ये अपना सारा का सारा प्रोड्यूस नोबल को लाके दे रहा है। तो जिस प्रकार से ये फ्यूडल सोसाइटी थी, उसमें नोबल जो है वो मकड़ी की तरह होते थे, वो अपना जाल बुनते थे और इसमें फंसे चले आते थे इस तरह के नॉर्मल लोग। ठीक है, और आपको क्या लगता है ये कोई टैक्स भरता होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ही बिलोंग्स टू थर्ड स्टेट, सो ही डिड नॉट पे एनी काइंड ऑफ टैक्स। ऑन द अदर हैंड दिस मैन ही यूज्ड टू पे ऑल काइंड्स ऑफ टैक्सेस। तो ये काफी बर्डन था ये इंसान। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो कॉमन लोग थे जो थर्ड स्टेट को बिलोंग करते थे, ये सारे के सारे लोग ये काफी ज्यादा बिट्रेड महसूस कर रहे थे, ये काफी ज्यादा इनइक्वालिटी इन सोसाइटी महसूस कर रहे थे, बिल्कुल समानता उस सोसाइटी में थी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये पार्ट समाप्त कर देंगे। In the next part we will try to discuss what is the meaning of subsistence crisis, और हम लोग subsistence crisis वाला वो फ्लो चार्ट भी देखेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा दिया हुआ कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। I'll see you in my next video. Bye bye.